नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात करते हैं हम चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। गुजरात में 5 दिसंबर को दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। सभी दलों के बड़े नेताओं ने आज रैली की। बीजेपी के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 रैलियां और स्मृति ईरानी ने 2 रैलियों को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 5 जगहों पर रोड शो किया। इसके अलावा आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने भी कई रैलियों को संबोधित किया। गुजरात चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग ने अपील की है कि लोग जमकर वोट डालें। चुनाव आयोग का कहना है कि पहले चरण में शहरों में कम मतदान हुआ, लोगों को इसे बदलना चाहिए। और अहमदाबाद से हमारे साथ हमारी संवाददाता तनुश्री पांडे जुड़ रही हैं। तनुश्री, काफी जिसको कहते हैं हाई पावर रहा वहां पर कैंपेनिंग, खासकर सेकेंड फेज के लिए जो हम देख रहे हैं सारी रिपोर्ट्स। बिल्कुल कादम्बिनी, आपने ठीक कहा बिल्कुल कि बहुत ही हाई डेसिबल इलेक्शन कैंपेनिंग था, जहां तीनों जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, खास करके कोई एक भी मौका नहीं उन्होंने कोई छोड़ा कि वो वोटर्स को जाके ये बोल पाए कि आइए बाहर और हमारी पार्टी के लिए वोट करिए। पर आज का दिन अब इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुका है। 5 दिसंबर को दूसरा चरण होगा। आपने ठीक कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बड़े इंटरेस्टिंग वे में इलेक्शन के बीच में मतदाताओं से यह अपील की है कि बड़ी तादाद पे आप आइए और वोट करिए, क्योंकि पहले चरण में हमने देखा कि वोटिंग काफ़ी कम हुई। जो एक स्टैंडर्ड एवरेज गुजरात का वोटिंग परसेंटेज रहा है, जो कि 64% लास्ट टाइम था, उससे 4 से 5% वोटिंग कम हुई है। इस बार सिर्फ 60% वोटिंग गई है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दूसरे चरण में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे आइए और वोटिंग करिए। दूसरे चरण पे मैं आपको बता दूं कादम्बिनी, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो एरियाज़ हैं, वो ज़्यादातर अर्बन पॉकेट्स हैं गुजरात के, और अर्बन पॉकेट्स से कहीं ना कहीं ये शिकायत रहती है कि लोग ज़्यादा वोट नहीं करते आके। तो देखा जाएगा कि अगर चरण की उस चरण में जो वोटिंग परसेंटेज है वो ऊपर जाती है कि नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि कल और परसों लगातार 2 दिन प्रधानमंत्री ने बीजेपी के लिए रैली किया, एक बड़ा रोड शो किया। आज योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी ने रैलीज की। आम आदमी पार्टी के जो सीएम कैंडिडेट हैं इसुदान गढ़वी, और उन्होंने भी आज रैली की। जो पंजाब चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए आज रैली कर रहे थे। पर तीसरी तरफ जो कांग्रेस है वो अपनी लो की कैंपेन मेंटेन कर रहे थे। उनके जो कन्हैया कुमार, सचिन पायलट जो कल तक रैली कर रहे थे, आज वो भी स्टेट्स में नहीं थे। और कांग्रेस कहीं ना कहीं कह रही है कि हमारे लिए लो की कैंपेन काम करेगा। अब उनके लिए काम करेगा कि नहीं, ये तो सिर्फ समय ही बता पाएगा। पर अब इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुका है, और मैं दावे से ये बात कह सकती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो मीडिया कर्मी आए हुए थे पिछले 1.5 महीने से कवर करने, उनके लिए भी एक राहत की बात है कि अब पूरा गुजरात जो घूम घूम के हम लोग रिपोर्ट ला रहे थे, तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं अब एक राहत की घड़ी आ चुकी है। अब देखते हैं कि चरण 5 दिसंबर को जो दूसरा चरण है उसमें कितनी वोटिंग परसेंटेज होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनुश्री से पूरी जानकारी के लिए। तो 5 को वोटिंग है और 8 को काउंटिंग है। काउंटिंग 2 स्टेट्स के लिए, 2 राज्यों के लिए, हिमाचल के लिए भी है और गुजरात के लिए भी है। तो देखते हैं कि क्या नतीजे आते हैं। कांग्रेस, जैसा कि तनुश्री ने बोला कि लो की प्रचार में वहां पर इस बार भरोसा कर रही है, तो उसका क्या असर रहता है देखते हैं। लेकिन बाकी दोनों पार्टियों ने पूरी तरह से जोर शोर से प्रचार किया है। और रुक करते हैं हम अगली खबर का। संसद का शीतकालीन जो सत्र है वो जल्द शुरू होने वाला है, और इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस ने संसद सत्र को लेकर रणनीति बनाने के लिए आज अहम बैठक की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में हम 3 अहम मुद्दे उठाएंगे। इसमें भारत चीन सीमा पर तनाव, महंगाई और संवैधानिक संस्थानों के कामकाज में दखल का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आज की बैठक में बेरोजगारी, एमएसपी की गारंटी, साइबर क्राइम, सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव समेत कई मुद्दों पर विचार हुआ। एक मुद्दा जरूर जो उठेगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हम उम्मीद करते हैं और भी पार्टी हमारे समर्थन करेगी, जो सीमा से संबंधित चुनौतियां हैं, तो बॉर्डर सिचुएशन। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो आर्थिक स्थिति।
इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, जीएसटी। और तीसरा बड़ा मुद्दा है संस्थाओं के बारे में। जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, मीडिया, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ऐसी संस्थाएं जिसमें हस्तक्षेप हो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, एक बड़े वरिष्ठ राज्यसभा के सांसद और नेता अरुण जेटली जी ने क्या कहा था पार्लियामेंट में कि हंगामा करना विपक्ष का अधिकार है, लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता, लोकतंत्र को मजबूत करता है। और जब सरकार सुनती नहीं है तो हंगामा के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हंगामा नहीं हो। मैं उम्मीद करता हूं कि बहस हो, 2 घंटे की बहस हो, 3 घंटे की बहस हो। हम 10 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं, 11 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं, पर बहस होनी चाहिए। बहस से क्यों भाग रही है सरकार, मुझे समझ में नहीं आती। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के दिए एक बयान पर बीजेपी हमलावर है। राहुल ने कल मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में बीजेपी और संघ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि उनके संगठन में सीता नहीं आ सकती, उन्हें बाहर कर दिया गया है। राहुल ने कहा कि ये बहुत गहरी बात मध्य प्रदेश के एक पंडित जी ने उनसे कही। राहुल ने कहा कि संघ के मित्रों से कहना चाहता हूं कि जय सिया राम, हे राम का प्रयोग कीजिए, सीता जी का अपमान मत करिए। अब बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस के सांसद राहुल अब जय सिया राम कह रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें जय श्री राम बोलने को विवश कर दिया है। ये बीजेपी की वैचारिक विजय और कांग्रेस की हार है। अब मैं उनके कृष्ण जन्मभूमि जाने और जय श्री कृष्ण कहने का इंतजार कर रहा हूं। वहीं यूपी के दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी डिरेल हो गए हैं और वो भारत की संस्कृति को नहीं जानते। पाठक ने कहा कि राहुल सिर्फ नाटक मंडली के नेता रह गए हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? क्योंकि वे सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। वो सिया राम, जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी को जय सिया राम कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं। और मैं यह मानता हूं कि आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद को, श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना पड़ा। और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये काल्पनिक है। आज उन्हें जय सिया राम कहना पड़ा है। मैं बहुत प्रतीक्षा में हूं कि कब वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब ये जय श्री कृष्ण कहेंगे, कब ये जय श्री राधे कृष्ण कहेंगे, उसकी भी मैं प्रतीक्षा। राहुल गांधी डिरेल्ड हो गए, उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ भारतीय संस्कृति को कितनी दुनिया में कहां तक पहुंचा दिया है। जबकि राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ डालने वाले ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं। इनको कुछ पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये जिस ढंग से गली गली दौड़ रहे हैं, जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। और रुख करते हैं दिल्ली की खबर की तरफ। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को राहत मिली है दिल्ली की करकरडुमा कोर्ट से, जिसने दिल्ली दंगों के एक मामले में इन्हें आरोप मुक्त कर दिया है। दंगों की साजिश को लेकर यूएपीए मामले में अभी भी ये न्यायिक हिरासत में है। 24 फरवरी 2020 में चांदबाग पुलिस के पास काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी और पत्थरबाजी की गई थी। उसमें उमर खालिद और खालिद सैफी का भी नाम जोड़ा गया था। दोनों के खिलाफ सीधा सबूत नहीं था, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें इस केस में आरोप मुक्त कर दिया है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सीबीआई ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है। के कविता को दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें 6 दिसंबर को हैदराबाद या दिल्ली मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। के कविता ने सीबीआई का नोटिस मिलने की पुष्टि की है। के कविता ने कहा है कि उन्हें सीबीआई का नोटिस मिला है और वो हैदराबाद में अपने घर पर सीबीआई अधिकारियों से मिल सकती हैं। इससे पहले भी के कविता ने कहा था कि वो और उनकी पार्टी नेता जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, वो किसी भी तरह की जांच का सामना करने को तैयार है। और खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध हुआ है। व्यापारियों और एएसपी के बीच जमकर नोकझोंक हुई। एएसपी के खिलाफ व्यापारियों की नारेबाजी भी हुई। असल में अंसारी रोड पर अतिक्रमण हटाने प्रशासन पहुंचा था, जहां पर स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया है और इसे लेकर इन्होंने काफ़ी नारेबाजी की, काफ़ी ज़बरदस्त विरोध इन्होंने किया और एएसपी से काफ़ी इनकी बकझक भी वहां के स्थानीय व्यापारियों की हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा में मिली रकम से महाराष्ट्र के किसानों में असंतोष है। सितंबर महीने से भारी बारिश में बर्बाद हुई फसल के एवज में किसी के खाते में ₹1.70 आए तो किसी के खाते में ₹37.31। ज्यादातर के खाते में कुछ आया ही नहीं। आम जनता तक अन्न पहुंचाने वाले महाराष्ट्र के किसानों को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो हंसे या रोएं। किसी आपदा में फसल खराब होने पर कम से कम लागत ना डूबे, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम भर बीमा लिया था। लेकिन अब जब बीमा लेने का समय आया तो किसी के खाते में ₹1.70 आए तो किसी के खाते में ₹37.31। परभणी जिले के दासला तहसील के कृष्णा राउत ने 2 एकड़ खेत में सोयाबीन की फसल के लिए ₹455 का प्रीमियम भरा था। लेकिन फसल का नुकसान होने के बाद अब जब बीमा की रकम मिली है तो इनके होश उड़ गए हैं। मेरी 2 एकड़ जमीन है। मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी में सोयाबीन के लिए ₹455 भरा था, लेकिन मेरे अकाउंट में सिर्फ ₹1.70 आए हैं। दासला तहसील के किसान पांडुरंग कदम के अकाउंट में आए हैं ₹37.31। मेरी 2 एकड़ खेती है। मैं दासाड़ा तालुका सीलू जिला परभणी का किसान हूँ। मैंने जो पंतप्रधान बीमा फसल योजना है उसमें ₹594 प्रीमियम पे किया था, लेकिन कंपनी ने मुझे मजाक करते हुए ओनली ₹37.31 इतना कंपनसेशन दिया है। मेरा 90% लॉस हो गया था क्रॉप का। उनके एग्जीक्यूटिव भी आए थे, उनके प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने खेत में जाके पूरा चेक किया तो उन्होंने खुद होके कागजों पे लिखा है कि 90% मेरा लॉस हो चुका है। तभी भी मुझे जो कंपनसेशन मिला है वो ओनली ₹37.31। ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों किसान हैं जिनके अकाउंट में बीमा प्रीमियम से भी कम रकम आई है। कई ऐसे भी हैं जिन्हें ₹1 भी नहीं मिला है। मैंने ₹600 का प्रीमियम भरा था, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ ₹74 आए हैं। मुझे सिर्फ ₹73 आए हैं, जबकि मैंने प्रीमियम भरा है ₹1,187 का। परभणी जिले के किसानों की समस्या को लेकर जब एनडीटीवी के परभणी के प्रतिनिधि कन्हैया खंडेलवाल ने जिले के कलेक्टर और इंश्योरेंस कंपनी की स्थानीय शाखा से संपर्क किया तो कलेक्टर की तरफ से जवाब आया कि मामले की समीक्षा जारी है, इसलिए अभी बयान नहीं दे सकते, जबकि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से गोलमोल जवाब दिए गए। लेकिन इस बीच एनडीटीवी के फोन के बाद किसान पांडुरंग कदम, जिनके अकाउंट में सिर्फ ₹37.31 आए थे, उनके अकाउंट में अब ₹1715 और जमा हो गए हैं। जब उन्होंने एनडीटीवी के जो रिपोर्टर है उन्होंने उस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नाम के कंपनी से बात की, तब उस कंपनी ने कल रात को, मैं मैसेज दिखाऊंगा, कल रात को उस कंपनी ने मुझे ₹1715 मेरे अकाउंट में क्रेडिट किए। मैं ऐसा अकेला किसान नहीं हूँ परभणी जिले में, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके अकाउंट में ₹13, ₹15 इस तरह के मैसेज आए हैं। तो फिर आपने मेरे अकेले के अकाउंट का क्यों क्रेडिट किया? इस बीच परभणी के जिला कृषि अधीक्षक ने भरोसा दिलाया है कि किसानों के अकाउंट में कम से कम ₹1000 आएंगे। मेरी किसान भाइयों से विनती है कि आपको कम से कम ₹1000 और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो फसल का नुकसान हुआ है उसके सर्वे के हिसाब से जो क्षेत्र का नुकसान हुआ है उतना नुकसान का जो मुआवजा है वो आपके खाते में जमा होने वाला है। फसल के नुकसान के अनुपात में कम बीमा मिलने की शिकायत सिर्फ परभणी जिले में नहीं, महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी है।
बुल्ढाना में तो किसान आंदोलन पर उतर आए हैं। आरोप है कि बुल्ढाना जिले की बीमा कंपनी ने दफ्तर बंद कर दिया है। बुल्ढाना के कृषि अधिकारी को शहर पुलिस थाने में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ लिखित शिकायत देनी पड़ी है। AIC क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी महाराष्ट्र में 16 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। ये कंपनी ने किसानों के खाते में बहुत कम पैसे डाले हुए हैं, मुआवजा कम मिला हुआ है, प्रीमियम से भी कम पैसे किसानों के अकाउंट में जमा हुए हैं। इसलिए कंपनी के बारे में किसानों के मन में गुस्सा है। हम बहुत बार एग्रीकल्चर ऑफिसर की तरफ गए, ये कंपनी के ऑफिसर की तरफ गए। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के एसओ ने वहाँ पे थाने में ये कंपनी के खिलाफ में कंप्लेंट भी दर्ज करी हुई है, लेकिन अभी तक ये कंपनी ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया है। और 16 डिस्ट्रिक्ट में AIC कंपनी ने जो ऑफिस है उनके वो पूरे बंद करके रखे हैं। अब किसान कंप्लेंट करेंगे तो कहाँ करेंगे? हैरानी की बात है कि हर समय किसानों के हित में लड़ने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो विपक्ष में हो या सरकार में, इस मुद्दे पर सभी चुप हैं। परभणी से कन्हैया खंडेलवाल, बुल्ढाना से संजय जाधव और मुंबई से शोहित मिश्रा के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। इसके तहत एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकेगा। हालांकि कांग्रेस इसे चुनावी शगुफा बता रही है। एक दृष्टांत यहां पर देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बड़वानी के सेंधवा में चाचरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। हालांकि जब मुख्यमंत्री ये बात कह रहे थे उस वक्त मंच पर पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल भी थे। कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने खुद 4 शादियां की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे चुनावी शगुफा भी बता रहे हैं। बीजेपी आक्रामक है। उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उसी मंच पर भाजपा के विधायक और मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने भी 4 शादी अपने जीवन में करी हुई हैं। और दूसरी मिसाल भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र ने भी 2 शादी करी थी और हेमा मालिनी से उन्होंने जो शादी करी है वो भी एक मिसाल है। तो पहले भाजपा को अपनी पार्टी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो संविधान में है, कानून में क्या प्रावधान है बताएं। सिविल कोड के बारे में सभी लोगों से मिलकर उसका प्रारूप तैयार करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के पहले जो डिफरेंट सिविल कोड है वो लागू है, तो उसमें कई जगह बहुविभागीय अनुमति है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करी है। हम कमेटी गठित हुई, कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जैसा विधि सम्मत होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। कांग्रेस का काम आरोप लगाने का, कांग्रेस का एक ही एजेंडा तुष्टीकरण की राजनीति। हम तो कांग्रेस से पूछते हैं स्पष्ट तौर पर कि क्या कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है या नहीं। वैसे इस मामले में उत्तराखंड, गुजरात, असम और कर्नाटक भी पहल कर चुके हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी शासित 5वां राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कह रहा है। हालांकि राजनीतिक पंडित इसे 2024 लोकसभा चुनावों से जोड़कर भी देख रहे हैं। बड़वानी से अपने सहयोगी मुनाफर, भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतें महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को और हवा दे रही हैं। महाराष्ट्र ने हालांकि पानी की किल्लत दूर करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, लेकिन अब सांगली से आगे बढ़ा प्रदर्शन अक्कलकोट, सोलापुर पहुंच गया है, जहां कर्नाटक के समर्थन में नारे लग रहे हैं। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर बसे सांगली से आगे बढ़ा प्रदर्शन अब अक्कलकोट, सोलापुर पहुंचा है। कर्नाटक सरकार के लिए सोलापुर में समर्थन मार्च निकला। ग्रामीणों ने मांग की कि कर्नाटक की सीमा पर 22 मराठी गांवों को जोड़ें, सुविधाएं दें, अन्यथा कर्नाटक जाने दें। महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है कि फौरन बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हमें मुहैया कराएं, नहीं तो हमें कर्नाटक जाने की इजाजत दें। सीमा पर बसे गांव के लोगों का आरोप है कि पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी सही से उपलब्ध नहीं हैं। सांगली के जत तालुका में पानी बड़ी समस्या है। कुछ ग्रामीण सीएम शिंदे से मिलने पहुंचे थे, तो मुलाकात के बाद इनकी नाराजगी को शांत करते हुए सीएम ने 2000 करोड़ का टेंडर जारी करने का ऐलान किया है, जिसमें महसल योजना का दायरा बढ़ाने पर काम होगा, ताकि कृष्णा नदी का पानी विरोध कर रहे जत तालुका में 40 से 50 गांव तक पहुंचाया जा सके। मी रात्री 1:30 वाजता जत मधले लोक आले होते,
12:30-1 वाजता आले मी। एक रोज आधी रात में सांगली के लोग आए। मैं आधी रात को उनसे मिला, नक्शा लेकर आए थे। मैंने उनके दुख को समझा। हम उनके लिए 2000 करोड़ का टेंडर जारी कर रहे हैं। महसल योजना का दायरा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उनके 40-50 गाँवों को पानी मिले, इसके लिए सारा काम शुरू हो गया है। अगर अन्य लोग इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने जा रहे हैं तो उन्हें करने दें। उनके राजनीतिक आरोपों का जवाब नहीं देंगे। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि मैं काम से जवाब दूंगा। परंतु राजकीय आरोपाला मी राजकीय उत्तर देणार नाही, मी कामाने उत्तर देईन एवढंच मी सांगत असतो। इधर सांगली के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जत तालुका का दौरा किया, पर ग्रामीण सोचते हैं कि कर्नाटक सरकार इनके लिए ज्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि पानी को तरसते ग्रामीणों को बड़ी और पहली राहत वहीं से मिली। 22 विलेजेस प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम। कर्नाटक ने पानी देकर 22 गांव की समस्या दूर कर दी। महाराष्ट्र सरकार चिंता नहीं करती हमारी, इसलिए हम कर्नाटक में शामिल होने की बात करते हैं। सो वी वांट टू गो इन कर्नाटका। पानी के साथ साथ शिक्षा, सड़क, बिजली जैसी सुविधाओं का अभाव सीमा पर बसे इन क्षेत्रों में बरकरार है, और ऐसे में विरोध प्रदर्शन कब थमेंगे कहना मुश्किल है। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पीवी सिंधु को एनडीटीवी ट्रू लेजेंड के खिताब से नवाजा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने गेम में बहुत कुछ नया ऐड किया है और विपक्षियों को उनके गेम में बहुत से सरप्राइज एलिमेंट मिलेंगे। तो हमारे साथ लेजेंड है और कई सारे लेजेंड के बीच में आपको मिला नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा। कितना बड़ा क्या मायने रखता है आपको? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने पहली बार 2014 में एनडीटीवी में अवार्ड लिया था, फिर बहुत साल के बाद अभी ले रही हूँ। तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइक दीज अवार्ड्स गिव अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू गो टू अनदर लेवल। तो बहुत खुश लग रहा है, एंड आई वुड लाइक टू थैंक जूरी मेंबर्स और व्यूअर्स को भी, जो भी मुझे वोट किया था। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम। दो चीज, एक तो आप बहुत अच्छी लग रही है, आपकी इंजरी कैसी है? क्योंकि आप वर्ल्ड टूर फाइनल था वो मिस कर। इंजरी ठीक है, अभी स्टार्ट किया था, तो डेफिनेटली बाय जैन आई विल बी वेरी मच फिट एंड 100%, और टूर्नामेंट्स भी खेलूंगी। बट हाँ, मतलब थोड़ा 80% थी, तो मैंने सोचा 100% फिट होके स्टार्ट करेंगे करके, तो इसीलिए मैंने वर्ल्ड टूर फाइनल मिस किया था। बट अदरवाइज इंजरी वाइज सब कुछ ठीक है, गॉड्स ग्रेस, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल। सिंधु, मैं आपको अंडर 12 से आप जब थी तब से फॉलो आपको कर रहा हूँ। आपने अब इस साल कॉमनवेल्थ का गोल्ड जीता, जो दो आपके भी दिमाग में होगा और हम लोगों के भी। आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप का आपके पास गोल्ड है, ओलंपिक्स और एशियन गेम्स, जो आपको वो लगता है हॉन्ट करता है, या आप लगता है कि नहीं अब उस जोन में आए हैं? मतलब ऑफ कोर्स फर्स्टली उतना इजी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने लास्ट 2016 में सिल्वर मेडल जीता, और 2021 ऑफ कोर्स पैंडेमिक की वजह से 1 ईयर ये हुआ था, तो उसमें भी ब्रॉन्ज जीता। तो डेफिनेटली वो और एक मेडल देश के लिए लाना है, तो वो तो है। सो जरूर ट्राई कर रही हूँ, इजी नहीं है, और ऑफ कोर्स एशियन गेम्स भी सिल्वर आया था मुझे। सो होपफुली ट्राइंग फॉर द बेस्ट, एंड आई होप आई वुड गेट। पेरिस की आप बात कर रही हैं, और जाहिर तौर पे 2 आपने लगातार जीता है। ये काम सिर्फ सुशील के ने किया था, और अब आप कर रही हैं। अभी आपने मुझे लास्ट मीटिंग में आपने कहा था कि बहुत सारे गेम में आप चेंज ला रही हैं, बहुत सारे शॉट्स सीख रही हैं। थोड़ा सा अगर व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हो और लेजेंड को डेफिनेटली हर एक बार स्ट्रोक्स वाइज, स्ट्रैटेजी वाइज चेंज करना पड़ता है, क्योंकि प्लेयर्स मतलब हमारे मैचेस देख के वो एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे खेल रहे हैं, तो हर एक बार चेंज करना पड़ता है। बट ओवरऑल अभी मिस्ट्री शॉट डेफिनेटली क्योंकि अभी थोड़ा ब्रेक आया था, तो अभी डेफिनेटली जैन में आप यू विल सी द चेंज इन सिंधु। सो होपिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। अभी देख रहे तो टॉप 1 to 10 to 15 प्लेयर्स आर ऑफ सेम स्टैंडर्ड्स, मतलब उस दिन कौन अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। तो एवरी पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए बहुत फोकस भी रहना है, तो ओवरऑल मेंटली और फिजिकली फिट भी रहना है। तो और सिंधु, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि रियो में आपका गेम मैच्योर नहीं था, अभी और बहुत सारा गेम कवरेज, कोर्ट कवरेज बढ़ा है, आपको लगता है अभी बहुत कुछ हासिल कर रहा है? डेफिनेटली यस, और मेरे लिए बहुत गेम बाकी है बहुत गेम बाकी है अभी, तो बस शुरुआत है, एंड देयर इज अ लॉट मोर टू गो ऑन, एंड क्योंकि आई एम लर्निंग अ लॉट मोर स्टफ। ये बस every day is a new start, because every time you have to keep changing strokes and you have to keep learning new strokes, so I'm doing that.
बस एक लास्ट सवाल, आप बहुत करोड़ों लोगों के लिए लेजेंड है, आपके लिए कौन लेजेंड? मेरे लिए ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स में तो बहुत लोग आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ कोर्स लिंडन मतलब वो खेलते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ही इज अ लेजेंड ऑब्वियसली। और डिफरेंट स्पोर्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल टेनिस में तो फेडरर है, नडाल है, एंड ऑफ कोर्स सेरेना विलियम्स है, तो रोनाल्डो है। तो मतलब ये लोग उनके देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया इन देयर ओन countries. And apart from that, of course, my dad, I take inspiration from him क्योंकि उन्होंने वॉलीबॉल खेला था और he's always there telling me to guide me, yeah, since the time I've started playing. So yeah, he's a role model. Wish you all the best and keep shining like this. Thank you so much.